तो मैं हूं रजनीश और आज ना मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा एक बहुत ही खास सफर पे, शिव के घर हिमालय में। ये सिर्फ एक ट्रैक की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी जगह की खोज है जहां पहाड़ सीधे आपकी रूह से बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। लोग कहते हैं ना कि पहाड़ों की लत लग जाती है। भाई ये बात बिल्कुल सच है। मैं तो पहाड़ों में ही पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, तो मेरी ज़्यादातर छुट्टियां हिमालय में ट्रेकिंग करते हुए ही गुजरती हैं। मेरे लिए तो ये पहाड़ घर जैसे हैं। और कुगती दर्रा, ये तो बहुत ही दूर, एकदम अलग थलग जगह है। जब आप चोटी पर होते हैं ना, तो किसी भी जानी पहचानी सड़क से कम 2 से 3 दिन की दूरी पर होते हैं। एसपी मोदी की ये जो बात है ना, ये इस पूरी यात्रा की आत्मा को एकदम सही तरीके से पकड़ लेती है। तो बात है सितंबर 2014 की। मैं और मेरे 2 जिगरी दोस्त विनीत गौतम और गुरु आशीष, हम तीनों निकल पड़े इस आध्यात्मिक सफर पर। हम तीनों को ही ट्रैकिंग का जुनून है, तो ये यात्रा हमारे लिए सिर्फ एक एडवेंचर नहीं थी, बल्कि एक खोज थी। अब देखिए, इतने मुश्किल ट्रैक पर जा रहे हैं तो तैयारी भी उतनी ही पक्की करनी पड़ती है। मैंने नए ट्रैकिंग बूट्स लिए, वॉकिंग स्टिक, रेनकोट से लेकर जो भी ज़रूरी दवाइयाँ थीं, हेड टॉर्च, सब कुछ खरीदा। पैक करते वक्त मैंने खुद को बहुत रोका कि कम से कम सामान रखूं, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद मेरी पीठ पर जो रक्सैक था ना, वो 17 किलो से ज्यादा का हो ही गया। इस सफर में हमारे सारथी थे हमारे गाइड जांगो जी। वो इस काम के उस्ताद हैं, मतलब वो हिमाचल का चप्पा चप्पा जानते हैं। हमने अपना सफर धर्मशाला से रात के 11 बजे शुरू किया। क्यों? ताकि मणिमहेश मेले की भीड़ से बच सकें। जांगो जी ने एक टाटा सूमो का इंतजाम किया और हम निकल पड़े भरमौर की ओर। और बस यहीं से असली ट्रैक शुरू होता है। धारोल वो आखिरी जगह जहां तक गाड़ी जा सकती है। सोचिए, सिर्फ 3 घर हैं वहां। हम सब 24 घंटे से ज्यादा से सफर में थे, तो हमने यहां थोड़ा सुस्ताया, नाश्ता किया और फिर कुगती गांव की ओर पैदल चलना शुरू कर दिया। पहले दिन की चढ़ाई तो काफी आसान थी। चारों तरफ हरियाली, नज़ारे इतने खूबसूरत और साथ में बह रही थी बूढ़ी धारा। करीब 1 साल बाद मैं पहाड़ों में वापस आया था, तो बस हर पल का मजा ले रहा था। मैं जानबूझकर आराम से रुक रुक कर चल रहा था, ताकि उस माहौल से, उस खूबसूरती से और खुद से दोबारा जुड़ सकूं। दोपहर होते होते हम कुगती गांव पहुंच गए। और क्या खूबसूरत गांव है। लोग इतने अच्छे, सारे घर लकड़ी के बने हुए, ऐसा लगा कि बस यहीं बस जाओ, इसे छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता। हमने अगले कुछ दिनों के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदा और एक घर से अपने अपने घर फ़ोन किया। ये वो आखिरी मौका था दुनिया से बात करने का। और यहीं से वो एहसास और गहरा हो गया कि अब हम सच में जंगल में हैं। दूसरे दिन की सुबह जैसे ही हम गांव से आगे निकले, मुझे लगा जैसे जमीन कांप रही हो। एक गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। मैं रुका और मैंने देखा, अरे बाप रे, सैकड़ों भेड़ों का एक झुंड सीधे मेरी तरफ भागा आ रहा है। कम से कम 500 तो रही होंगी। मैं किसी तरह अपना रक्षक उठाकर रास्ते से हटा। दूर से जांगो जी चिल्लाए, पहाड़ भेड़ों के हैं, हम तो बस उनका रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा और ऊपर चढ़े तो हम पहुंचे किंगल मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव के बेटे भगवान कार्तिक को समर्पित है। और यहाँ ना एक अलग ही, एक बहुत ही रहस्यमयी सी वाइब थी। यहाँ लोहे के त्रिशूल और जंजीरें चढ़ाई जाती हैं। अंदर बैठकर ध्यान लगाने पर एक अजीब सी, शांत लेकिन बहुत शक्तिशाली ऊर्जा महसूस होती है। वहीं हमें एक साधु मिले, जिन्होंने हमें देखकर बस इतना कहा कि यात्रा के आखिर में हम त्रिलोकीनाथ जाएंगे। उस वक्त तो हमारी ऐसी कोई प्लानिंग थी ही नहीं। लंच के बाद हम डुग्गी के मैदान की ओर बढ़े, जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। और क्या खूबसूरत जगह थी वो। मेरे देखे हुए सबसे सुंदर नज़ारों में से एक। टी शेप का एक बड़ा सा हरा भरा मैदान, एक तरफ नदी बह रही थी। हमने अपने टेंट लगाए। तभी जांगो जी ने नदी के दूसरी तरफ झाड़ियों वाले जंगल की ओर इशारा किया और अपनी वही शरारती मुस्कान के साथ बोले कि ये इलाका हिमालयी भूरे भालू का घर है, पर चिंता मत करो। मैंने तो भाई फौरन अपने टेंट का मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। तो तीसरा दिन ये ट्रैक का सबसे मुश्किल हिस्सा था। अब हम पेड़ों की दुनिया से ऊपर जा रहे थे, जहां नज़ारे तो लाजवाब थे, लेकिन चढ़ाई भी उतनी ही कठिन होने वाली थी। हमारा अगला कैंप था करीब 14,300 फीट पर। मतलब एक ही दिन में 1 किलोमीटर से ज्यादा की सीधी चढ़ाई करनी थी। ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। रास्ते में हमारी मुलाकात हुई कुछ चरवाहों से। उनके साथ बैठना, उनकी जिंदगी को देखना कमाल का अनुभव था। वो लोग बिना किसी तामझाम के खुले आसमान के नीचे रहते, पकाते और सो जाते। और उनके कुत्ते, अरे वाह,
बस एक सीटी पर वो सैकड़ों भेड़ों को मिनटों में इकट्ठा कर लेते थे। अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़े ना, चढ़ाई और तीखी होती गई। बैग का वजन अब वो सच में महसूस हो रहा था। पानी इतना बर्फीला था कि स्टील की बोतल भरने के लिए कुछ सेकंड से ज्यादा हाथ डालना मुश्किल था। मन में एक आवाज आती थी, क्यों कर रहा है ये सब? पर फिर दिल से दूसरी आवाज आती थी, चलता रहे, मंजिल इसके काबिल है। आखिरकार हम पहुंचे अपने कैंप साइट पर, दर्रे के बिल्कुल नीचे। यहां से चोटी का पहला साफ नजारा मिला। रात इतनी खूबसूरत थी, आसमान तारों से ऐसा भरा था कि आकाशगंगा साफ साफ दिख रही थी, अपने सारे रहस्यों के साथ। पर जैसे ही मैं टेंट में घुसा, बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक तरफ रोमांच था, दूसरी तरफ डर भी। बस एक ही सवाल था मन में, क्या कल हम दर्रा पार कर पाएंगे? चौथा दिन, डी डे। सुबह 5:30 बजे उठे तो आसमान बादलों से ढका था। दर्रा जो सामने था वो कल शाम से भी ज्यादा दूर और डरावना लग रहा था। ये वो आखिरी चढ़ाई थी जिसके लिए हम यहाँ आए थे। नाश्ते के बाद हमने चढ़ना शुरू किया। जल्दी हम ग्लेशियर के मुहाने पर थे। ताज़ी बर्फ की वजह से पकड़ अच्छी थी, तो हमें किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं पड़ी। ग्लेशियर पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। हम बीच बीच में गहरी दरारों को पार कर रहे थे और ऊंचाई अब अपना रंग दिखा रही थी। सांस फूल रही थी, पर एड्रेनलिन था जो हमें बस आगे धकेले जा रहा था। ग्लेशियर के बाद आया चढ़ाई का सबसे खतरनाक हिस्सा। हमें ग्लेशियर छोड़कर बाईं तरफ ढीली चट्टानों पर चढ़ना था। पैर रखने की जगह भी ठीक से नहीं थी और ढलान सोचिए 75 डिग्री से भी ज्यादा। हांफते हुए, छोटे छोटे ब्रेक लेते हुए हम दर्रे से बस कुछ ही कदम दूर थे। विनीत मुझसे थोड़ा आगे था, चोटी से बस कोई 10 मीटर पहले। वो रुक गया और उसने कहा, हम सब एक साथ ऊपर पहुंचेंगे। हमने बाकी लोगों का इंतजार किया और फिर एक साथ चोटी पर कदम रखा। ये एक बहुत ही दिल छू लेने वाला पल था और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि पहाड़ सच में इंसान को कैसे बदल देते हैं। ये कोई रेस नहीं थी, ये एक टीम का प्रयास था। और हम चोटी पर थे। वो एहसास जीत का था। वो सपना जो हम इतने दिनों से देख रहे थे, वो पूरा हो गया था। चोटी पर बने मंदिर में प्रार्थना के झंडे और त्रिशूल लगे हुए थे। जांगो जी ने प्रार्थना की, हमने तस्वीरें ली और भारतीय ध्वज फहराया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चोटी पर पहुंचना सफर का अंत नहीं था। अब बारी थी नीचे उतरने की। लाहौल घाटी के एक बिल्कुल अलग ही नज़ारे में, एक ऐसी दुनिया में जो चंबा से पूरी तरह से अलग थी। दर्रे के दोनों तरफ की दुनिया एकदम अलग थी। एक तरफ वो हरी भरी चंबा घाटी जहां से हम आए थे, और दूसरी तरफ लाहौल का बंजर चट्टानी इलाका। नीचे उतरना चढ़ने से कम मुश्किल नहीं था। ढलान बहुत तीखी थी, मिट्टी और पत्थर ढीले थे। हमें 3-3 मंजिला इमारतों जितने बड़े बड़े पत्थरों के बीच से रास्ता बना के निकलना। 5वें दिन आखिरकार हम त्रिलोकीनाथ गांव पहुंचे। उस साधु की भविष्यवाणी सच हो गई थी। ये जगह, जिसे तीनों लोकों का स्वामी भी कहते हैं, अद्भुत थी। वहां का प्राचीन मंदिर हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए पवित्र है। वहां बैठ के लगा जैसे जैसे आत्मा की सारी थकान धुल गई हो। एक गहरी, बहुत गहरी शांति महसूस हुई। इस पूरे सफर ने जिस्म और रूह दोनों की सीमाओं को परखा, दोस्ती को नए मायने दिए और आध्यात्मिकता का एक ऐसा गहरा अनुभव कराया जो शायद शहरों में मुमकिन नहीं। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम ऐसे सफर से गुजरते हैं तो घर की असली परिभाषा क्या है। शायद असली घर किसी चार दीवारी में नहीं, बल्कि उन अनुभवों में है जो हमें हमेशा के लिए बदल देते।